पालघर लोकसभा के दौरे पर आए भाजपा के महाराष्ट्र के प्रभारी व उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को सुपर वॉरियर बताते हुए कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को सुपर वॉरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पार्टी प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जो है सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे घर चले जाएंगे और पारिवारिक सुख भोगेंगे। कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता की नीति और रीति अन्य दलों के कार्यकर्ता से अलग है। उन्होंने कहा कि जब शिवसेना भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी उस समय उनकी जीत में भाजपा कार्यकर्ता का बहुत बड़ा योगदान रहा है, किंतु उद्धव ने अब रामनामी चोला उतार दिया है और वे कांग्रेस तथा एनसीपी शरद पवार गुट के साथ हो गए हैं। वे उस कांग्रेस के साथ हो गए हैं जो धर्मनिरपेक्षता का राग अलापती है, संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करती है, उन्हें चुनाव में हरवाती है। उनका यह कदम आत्मघाती रहा है तथा इस चुनाव के बाद उन्हें यह दिखाई पड़ जाएगा। उन्होंने और क्या कहा, उन्हें सुनते हैं। बीजेपी 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 फिर एक बार मोदी की है ललकार, अब की बार 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 फिर एक बार मोदी 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 कमल 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 मोदी मोदी मोदी। भारत माता की वंदे 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी का चुनाव प्रभारी और उप मुख्यमंत्री था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था और सदस्यता महामंडल का प्रभारी, लखनऊ का महापौर 11 साल तक। और इस चुनाव में विगत कई दिनों से लगातार प्रवास करते हुए आज ये 24वां लोकसभा क्षेत्र है जहां संगठनात्मक मजबूती के लिए प्रमुख लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ आज कई चक्र की बैठकें हुई हैं कोर ग्रुप के साथ, उसके बाद संचालन समिति जो चुनाव की होगी उसके साथ, कार्यों का वितरण और अभी विभिन्न महायुति के भी तमाम लोगों से संपर्क हुआ है और अभी अन्य भाषाभाषी जो है परप्रांतीय उनके साथ भी एक सम्मेलन यहीं पर होना निश्चित हुआ है। विगत कई दिनों से पूरे महाराष्ट्र में जो दौरा करने का, प्रवास करने का मुझे सौभाग्य मिला है, मैं कह सकता हूं कि एक पक्षीय वातावरण एनडीए के पक्ष में पूरे महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी जहां जहां जा रहे हैं, अभी तो केवल 2 जगह गए और जितनी व्यवस्था पार्टी संगठन ने कराई थी उसे कई गुना ज्यादा भीड़ उनके कार्यक्रमों में आई है। कल मैं अमरावती था और ऐसे ही पुणे से लेकर कल्याण, भिवंडी से लेकर भंडारा और गोंदिया, नागपुर, चंदपुर तमाम जगहों से होता हुआ, मुंबई की कई जगहों से होता हुआ आज मुझे पालघर आने का अवसर मिला है। आज का वो दिन 4 वर्ष पहले बड़ा दुखद दिन था जब उद्धव जी की मुख्यमंत्रित्व काल में
जो उन्होंने कांग्रेस की राम विरोधी और अंबेडकर जी के विरोधी विचार वाली कांग्रेस के साथ जब सरकार उद्धव जी ने बनाई थी, तो आज से 4 साल पहले इसी पालघर में एक बड़ी दुखद घटना घटी थी। और वो दुखद घटना थी कि 2 साधुओं और एक उनके साथ में एक व्यक्ति की पीट कर एक नृशंस हत्या कर देना। और ये जूना अखाड़े के जो साधु थे, मैं समझता हूं कि उन साधुओं के बारे में कह सकते हैं कि ये जो 2 साधु थे, उन साधुओं में कल्प रुक्ष गिरी जी महाराज और सुशील गिरी जी महाराज, इन 2 की हत्या हुई थी। और नीलेश तेलगाड़े, ये उनके ड्राइवर की भी हत्या कर दी गई। यानी उद्धव जी की सरकार ने न केवल राम मंदिर के निर्माण के समय उत्सव मनाने पर महाराष्ट्र में प्रतिबंध लगा दिया गया था, उधर शिलान्यास अयोध्या में हो रहा था, और इधर महाराष्ट्र में उत्सव मनाने वालों के ऊपर पुलिस का कहर बरपा जा रहा था। यहां तक हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी लोगों को जेल भेज दिया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी कॉर्पोरेट और चुनाव संचालन समिति ने पालघर के जो दोनों साधुओं की नृशंस हत्या की गई थी, उनकी स्मृति में 2 मिनट खड़े होकर मौन धारण किया है। और सभी ने संकल्प किया है कि उद्धव जी की सरकार को असली दंड जो है महाअघाड़ी को, उनको चुनाव में बुरी तरह पराजित करके ही दिया जा सकता है। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने आज अपनी कमर कसी है। और मैं समझता हूं कि पालघर एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें हमने पहले भी अपने मित्र पक्ष को जिताया है। हमारे समर्थित हमारी पार्टी के भी लोग विधानसभाओं में पहुंचे हैं। हम जल्दी ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र पक्ष है, गठबंधन है, हमने पार्टियों का गठबंधन नहीं किया है, हमने नीतियों का गठबंधन किया है। हमने सीट शेयरिंग नहीं की है, हमने आइडियोलॉजी की शेयरिंग की है। हमने एक प्रकार की अपने नीति, नियत और नेतृत्व के आधार पर अपना चुनावी गठजोड़ को तैयार किया है। विपक्ष बटा हुआ है, अलग अलग नीतियों के कारण एक दूसरे के विरोध में जुटा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट से एक ही नारा है उसका कि हमारा प्रत्याशी कौन, तो एक ही सबको उत्तर मिलता है पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो बीजेपी चुनाव लड़ रही हो और चाहे मित्र पक्ष चुनाव लड़ रहे हो। आप कार्यकर्ताओं से पूछिएगा कि हमारा प्रत्याशी कौन, तो खड़े होकर एक ही आवाज में आएंगे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और निश्चित रूप में आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में चाहे गांव हो चाहे शहर हो, वैसे तो लोग ये कहने लगे हैं कि जो 2 बातें ना जाना भूल, नरेंद्र मोदी कमल का फूल या राम का मंदिर कमल का फूल, ये एक आम जन की भाषा हो चुकी है। हमारा संकल्प पत्र में जहां हमने छोटे व्यापारियों को बढ़ावा दिया है, उनकी वर्किंग कैपिटल का इंतजाम किया है, वहीं निवेश के द्वार भी खोले हैं और उससे नौजवानों को लाखों नहीं करोड़ों की मात्रा में नौकरी मिल सके, इसका इंतजाम किया है। नियमों का सरलीकरण हो और गरीब की थाली मजबूत हो। यानी गरीब की थाली मजबूत का सीधे से मतलब है कि हम फल को भी, सब्जी को भी, राशन को भी नियंत्रित करके मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की जो आवश्यकताएं हैं उनका पूरा ध्यान रखेंगे। ये हमने संकल्प पत्र में कहा है। भारत को हम एक हेल्थ सेक्टर के लिए भारत हब बन सके, इसकी तरफ तेजी से चले। आज आप देखिए
कि कितने एम्स बन गए, कितने मेडिकल कॉलेज पूरे देश में बन गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने काम किया है कि हवाई अड्डे भी बड़े हैं तो रेलवे स्टेशनों का भी उद्धार हुआ है। वंदे भारत ट्रेन चली है तो साधारण ट्रेनों को भी निकालने के साथ साथ हमने बुलेट ट्रेन पर भी काम शुरू कर दिया है। आज मजदूरी की समय पर समीक्षा हो और एमएसपी पर हर तरीके से उसके परीक्षण जारी रहे, समय पर अनुसार हम एमएसपी को देते रहें। उज्ज्वला योजना जारी रहेगी और एक वरदान साबित हुआ है संकल्प पत्र में कि सभी 70 वर्ष के जो हमारे नागरिक हैं उन सभी 70 वर्ष के नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना और श्री अन्न योजना पूर्ववत चलती रहेगी 5 वर्षों तक। उसके लिए धन का भी आवंटन पहले ही कर दिया गया है। यानी हम संकल्प ले रहे हैं और विपक्ष ढकोर संघ की घोषणाएं कर रहा है जो पूरा नहीं कर सकता। उनकी नीति भी और उनकी नियत में भी मैं समझता हूं कि खोट है। इसलिए आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है पूरे भारतवर्ष की सभी सीटों को चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का कार्यकर्ता पूरी 48 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। चुनाव चिन्ह कहीं बीजेपी का है तो कहीं मित्र पक्ष का है। और मैं कह सकता हूं कि जो फैडरलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है निश्चित रूप में एक बड़ी महाविजय की तरफ एक लक्ष्य मान के ये चुनाव जनता चुनाव लड़ रही है, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और इस चुनाव का नेतृत्व जनता ने अपने हाथ में लिया है। निश्चित रूप में बहुत से ऐसे लोग भी जिनकी आइडियोलॉजी अलग रही होगी, जिनके परंपरागत मत कहीं और पढ़ रहे होंगे, वो आप देखेंगे कि वो भारी संख्या में बीजेपी की तरफ आएंगे। अभी हमें बैठे थे, अभी कुछ लोग आए थे ईसाई समुदाय के थे और उन्होंने बड़ी अच्छी गणेश जी पर पुस्तक लिखी है और न केवल पुस्तक लिखी बल्कि अपना समर्थन भी उन्होंने कहा कि हम भले ही ईसाई धर्म में हैं लेकिन हम आपके साथ हैं। ऐसे कई जगह मुस्लिम का समर्थन भी हमें बड़े अच्छे मात्रा में प्राप्त हुआ है। मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र की स्वार्थपरक राजनीति का अंत निश्चित है। अंबेडकर जी को 2-2 बार हराने वाली चुनावों में कांग्रेस पार्टी, जिसने श्री राम को काल्पनिक बताया था, राम जन्मभूमि का मंदिर का राम जन्म का स्थान नहीं है का वक्तव्य दिया था, यानी श्री राम की विरोधी और अंबेडकर जी की विरोधी जो पार्टी, मोदी जी ने पंचतीर्थ बना के अंबेडकर जी को सम्मान दिया, कांग्रेस ने 2 बार चुनाव हराकर उनका अपमान किया। यानी अपमान करने वाले अंबेडकर जी के साथ अंबेडकर जी की पार्टी को अंबेडकर जी का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी का साथ उद्धव जी ने उस समय लिया जब वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भी अपमान कर रहे थे, राम जन्म स्थान का भी अपमान कर रहे थे, राम जी को काल्पनिक बता रहे थे। ऐसे में उद्धव जी ने बाला साहब ठाकरे जी के उन वक्तव्यों को बुला दिया जब वो कहते थे कि कांग्रेसियों की तरह फूटी आंख से भी देखना नहीं चाहिए, इनके लिए सुहाते हैं हमको। और इन कांग्रेसियों ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। और आज उन्हीं बाला साहब के परंपरा में उनके खानदान के कोई व्यक्ति ऐसा विरोधाभास लोग साथ में गठबंधन करे और जनता के जनादेश का अपमान करके वो स्वार्थ के लिए एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस साथ गठबंधन करे, तो निश्चित रूप में जनता इस बार महाअघाड़ी पक्ष को दंड देने की मूड में है। और मैं समझता हूं कि चुनाव के बाद आदरणीय शरद पवार जी, उद्धव जी और सोनिया जी को अपना पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, जो अपने परिवार के बच्चों के लिए परेशान हैं। अपने परिवार में रहने का इनको अवसर मिलेगा, राजनीति में रहने का अवसर नहीं मिलेगा। उद्धव जी ने पुत्र के लिए
कांग्रेस से समझौता नहीं किया है। अपना हिंदुत्व और सनातन का जो चेहरा था, जो चोला था, उसको भी उन्होंने उतार कर फेंक दिया है। शरद पवार जी राजनीति के उस दौर पे हैं जहां हार के बाद 4 जून को निश्चित रूप में वो राजनीतिक रूप में समाप्त प्राय उद्धव जी के साथ और सोनिया जी के साथ उनकी पार्टी भी होगी। मैं यही कह सकता हूं कि इस सघन प्रवास में मुझे कार्यकर्ताओं का जो जोश दिखाई पड़ा है वो निश्चित रूप में अभूतपूर्व है। और आप ये देखेंगे कि महाराष्ट्र एक नया इतिहास रचने जा रहा है और हमारा कार्यकर्ता लोकसभा के साथ साथ अपने मित्र पक्ष यानी एनडीए के साथ अपने भविष्य के चुनाव के प्रति भी आश्वस्त भाव में काम कर रहा है। यही सब कुछ आपको कहना था। आपका कोई प्रश्न हो? उद्धव ठाकरे जी का नाम लिया, उनका बीजेपी आरोप है कि उन्होंने हमारी शिवसेना को तोड़ा, हमारा चुनाव चिन्ह चुराया, उसके बाद हमारे पिताजी का नाम चुरा रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को कहा उन्होंने, संजय राउत ने, कि जो है अगर हमारे साथ टकराएंगे तो उन्हें महाराष्ट्र में गाड़ दिया जाएगा। बीजेपी बोले बीजेपी के साथ ये आशा यही है, और कौन गाड़ेगा कौन खोदेगा ये व्यक्ति तय नहीं करेगा, जनता तय करेगी। और मैं समझता हूं कि उन्होंने राजनीतिक रूप में पूज्य बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी को गाड़ दिया है। वो व्यक्ति को तो गाड़ने की बात करते हैं, और पहले ही उन्होंने आइडियोलॉजी को गाड़ दिया है और उन्होंने जनता की अपेक्षाओं को गाड़ दिया है। 19 में शिवसेना को बीजेपी के साथ एक पूर्ण बहुमत मिला था और जनता के उसका अपमान करके जनादेश का उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया। ये मैं समझता हूं उनका आत्मघाती निर्णय था। और अब उद्धव जी को अपने इस किए गए गलत निर्णय का दंड देने के मूड में पूरी तरह से जनता है। मुद्रा लोन दिया, कितने लोगों ने अपना उसके फैक्ट्री खोला होगा। हमने केवल मछली पकड़ना नहीं सिखाया, हमने मछली खाना नहीं सिखाया है, मछली पकड़ के रोजगार को भी करना सिखाया है। कौशल विकास का जो कितना बड़ा काम भारत सरकार ने किया है कि व्यक्ति योग्य बने, पहले योग्य बन के वो रोजगार स्वतः से सृजित करेगा। हमने सारी केंद्रीय योजनाओं को, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे आपका डिजिटल इंडिया हो। अब क्या समझते हो, डिजिटल इंडिया से आपका रोजगार सृजित नहीं हो रहा है? क्या आप समझ रहे हो जो सड़कें चौड़ी चौड़ी बन रही हैं, इससे अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार नहीं सृजन हो रहा है? हर जगह का इंटरकनेक्शन है, मंदिर बनाने से भी रोजगार सृजित हो रहा है। अब क्या है, पहले तो भारत में मंदिर एक आय का साधन थे, लोगों की स्कूल की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था उसको जोड़ते थे। सरकार का हर कार्य रोजगार से जुड़ा हुआ इंटरलिंक्ड है। इसलिए अब आप जो आपने डिजिटल इंडिया देखा है, डिजिटल इंडिया से अप्रत्यक्ष आज हाथ में मोबाइल लेकर आप चल रहे हैं, कितने प्रकार का आपको रोजगार इससे मिला है, आपने कल्पना कभी देखा ही नहीं है। आज टीवी के एंकर के लिए भी आप मोबाइल लेके चले जा रहे हो। आज आप कोई भी चीज को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई भी चीज को आप संदेश, आप एसएमएस से पैसे को एक दूसरी तरफ भेज सकते हो। ये चीजें क्या मोदी सरकार के आने के पहले ठीक है, इसको आप सोचे नहीं। आप सोचोगे 10 साल को, तो 10 साल में आपको कितना रोजगार और कितना चीज दिखेगा। 100 मोबाइल पूरे भारत में उसमें बनते हैं विश्व में, तो 65 मोबाइल हिंदुस्तान में बन रहे हैं। कभी आपने सोचा था? आज एशिया में डाटा सेंटर केवल है तो केवल हिंदुस्तान में है। आज हम सड़क नीचे, सड़क के ऊपर पुल के ऊपर मेट्रो हम केवल हिंदुस्तान में बना रहे हैं। क्या ये विकसित राष्ट्र में केवल था? कभी यहाँ पर है? आपने कल्पना करी थी क्या? वैसे में यहाँ घंटे 2 घंटे लाइट आती थी तो वो समाचार बनता था। आज 18 घंटे और 22 घंटे के आसपास भी गाँव में पहुंच जाती है बिजली। हम उसकी चर्चा ही नहीं करते। किसी का पैसा बीजेपी सरकार में नहीं मरने वाला, 1 रुपए यहाँ तेजस नहीं। सर, अभी आपने मोदी जी की बात की, देखिए अगर पालघर जिले की हम बात करें, पालघर में कुपोषण का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दे कि जो
बीजेपी के शासन में कम नहीं हुए। 2014 में यहाँ पे मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था, सभा में कहा था कि ये पालघर का जन्म हुआ है, ये झूले में झूल रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसको बड़ा करके और बलवान हमें बनाना है। लेकिन मुझे लगता है उस भाषण का असर पालघर में कहीं दिखाई नहीं। जैसा आप महसूस करोगे वैसा आपको दिखेगा। आपको अगर चौड़ी चौड़ी सड़कें नहीं दिख रही हैं तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। अगर आपको आती हुई बिजली नहीं दिख रही है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं सर, अगर बिजली गाँव के तक जाता आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं दिख रहा है, आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का उत्पादन नहीं दिख रहा है, आपको दाऊद इब्राहिम और छोटा सेठ और बड़ा सेठ ऐसे लोगों का अब यहाँ पर बमबारी नहीं होने की घटनाएं नहीं दिख रही हैं सर कि आज गैस अपने सबसे सस्ती दर में और आसानी से उपलब्ध है। त्योहारों पर गैस सिलेंडर मुफ्त भी मिल जाते हैं और जो किसान सम्मान निधि भी दी जा रही है, तमाम प्रकार की वृद्धावस्था पेंशन और उनको विधवा पेंशन और उनको तमाम प्रकार की पेंशन, कभी कभी 75 के इमरजेंसी जो लोग हैं उसकी भी पेंशन, कई प्रकार की सब्सिडी, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो उनको दी जा रही हैं, अन्न मुफ्त का दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी अच्छी योजना के बारे में गलत आरोप है। सर के बारे में क्या कहेंगे? आपका जवाब मिल गया। दूसरा वार्डवर्ड पोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? वार्डवर्ड पोर्ट बंदरगाह। नहीं, देखिए, जनता का कोई भी अहित नहीं होने दिया जाएगा। बस एक चीज आप जान लीजिए, मोदी हैं तो केवल जनता का हित मुमकिन है। कहीं भी जरा सी भी कोई परेशानी जनता के अंदर आई तो सरकार जनता के पक्ष में खड़ी दिखाई देगी। अभी कल ये संकल्प पत्र में आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि भोजन की थाली को भी हम सुनिश्चित करेंगे, तो उनके रेट भी ठीक करेंगे और उनके किसानों का एमएसपी का भी हम परीक्षण करेंगे समय से। आप कह सकते हो, लेकिन कहीं भी कोई दिक्कत किसानों को नहीं आई। 10 साल की सरकार में अगर आंकड़े उठा के देख लो तो ना के बराबर किसान की आत्महत्या है। और किसानों के हित के लिए न केवल यूरिया खाद का, न केवल जो कृषि के इक्विपमेंट थे उनको देने का, न केवल पानी और बिजली देने का, नहरों में पानी पहुंचाने का, और जो ट्रैक्टर से लेकर जो भी कृषि उपकरण थे उनको उपलब्ध कराने का, किसानों को सम्मान निधि और विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं चलाई कि गांवों में लिंक की रोड बनी है, गांव को में इंटरनेट का कनेक्शन मोदी जी ने पहुंचाया है, शहर और गांव के बीच की दूरी को कम किया है। हर चीज एकदम से नहीं हुआ करती। निश्चित रूप से सरकार की नेक नियति के चलते गांव का विकास ये प्राथमिकता है। दिखाई पड़ता तब भी कार्यकर्ता उसकी बात नहीं माने। सर बीजेपी का कार्यकर्ता कैडर पार्टी का करता है। कोई दिनेश शर्मा भी आके कह दें कि ये प्रत्याशी को हमको नहीं करना है, तो दिनेश शर्मा की कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू केवल कार्यकर्ता की है। शर्मा जी, कार्यकर्ता ऊपर के नेतृत्व का जो निर्णय होता है उसी को मानता है। पालघर में कौन सा प्रत्याशी है? कौन सा प्रत्याशी रहेगा इसमें? बीजेपी लड़ेगी या शिवसेना लड़ेगी? पार्टी ने जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई है, सभी 48 सीटों पर चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है। अब उसके बाद सीट शेयरिंग के मामले में धीरे धीरे निर्णय आ रहे हैं। आज आपने देख लिया कि हमने वहां पे 17 में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और जल्दी यहाँ भी प्रत्याशी हमारा घोषित हो। एक अच्छे हास्य राजनीतिज्ञ हैं। हम लोग जब भी तनाव में होते हैं, कोरोना में जब तनाव में होते थे तो हम लोग कपिल शर्मा शो देखते थे, जिससे इंटरटेन हो जाता था। अब राजनीतिक रूप में कभी तनाव में होते हैं तो हम लोग संजय राउत का बयान पढ़ते हैं, उनमें हंसने के अलावा कुछ और नहीं होता। अब परिपक्व बयान के प्रणेता के रूप में संजय राउत जी हैं। उनके बयानों को कभी उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती, तो उनकी पार्टी उनके बयान भी क्यों पूछते हो? उनको कोई गंभीरता से नहीं लेती। और बाकी जो 63% है वो विरोधी पक्ष को मिला है। तो अगर भ्रष्टाचार है तो विरोधी पक्ष ने ज्यादा किया है। हो सकता है सबको धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।